हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। 2025-26 का जो यूनियन बजट है वो 1 फरवरी 2025 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ऐसे में आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन बजट से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आज का बजट की क्लास। सबसे पहले जानेंगे ये जो बजट है 2025-26 का, ये यूनियन हमारा बजट है जिसको निर्मला सीतारमण जो कि माननीय वित्त मंत्री यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने लगातार 8 बार प्रस्तुत किया है। 8 बार प्रस्तुत करने वाली ये इकलौती पर्सन बन गई हैं बजट जिन्होंने लगातार 8 बार पेश किया है। लगातार, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, लगातार, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम नहीं, लगातार किसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है तो वो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बात करेंगे इस डायग्राम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा बजट है इसको दिखाया गया है और इन्होंने जो साड़ी पहनी है निर्मला सीतारमण ने, ये बहुत फेमस साड़ी है। ये मधुबनी पेंटिंग को दिखाती हुई साड़ी पहनी है और ये साड़ी इनको गिफ्ट दिया है दुलारी देवी ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो माननीय वित्त मंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया है, साड़ी पहनी है वो मधुबनी पेंटिंग जिसको हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसकी प्रिंटेड साड़ी है। और ये पद्म श्री विजेता दुलारी देवी ने इनको जब ये आई थी मिथिला, जब ये आई थी तो उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जब भी आप बजट को पेश करें तो इस साड़ी को जरूर पहने और उन्हीं का मान रखने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने ये साड़ी जो है वो पहनी है। तो ये तो रही साड़ी की हिस्ट्री। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हलवा सेरेमनी कहते हैं। ये जो हलवा सेरेमनी है ये ठीक एक दिन पहले होता है। हलवा सेरेमनी बजट को प्रेजेंट करने से बाद और हलवा खाने के बाद जितने भी मंत्री इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो घर नहीं जा सकते, यहीं पे वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये सीधे अपने अपने घर जाएंगे बजट को पेश करने के बाद। अब नेक्स्ट डायग्राम है, ये हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू है, ये जो है इनको दही शक्कर खिला खिला के इनको भेज रही हैं बजट को प्रस्तुत करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये जो बजट है जिसको हम लोग बजट कहते हैं, ये एक तरीके का क्या है, ये मनी बिल है। और मनी बिल को पेश करने से पहले उसको क्या करना होता है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है। तो ये गई थी प्रेसिडेंट के पास परमिशन लेने और इन्होंने, राष्ट्रपति मुर्मू ने इनको दही शक्कर खिला के भेजा था बजट को प्रस्तुत करने के लिए। ये रहा कुछ। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स बजट 2025-26 के बारे में जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने लगातार 8वीं बार इस बजट को पेश किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत गोल 2047, यानी कि इस बजट का गोल क्या रखा गया है कि हमारे भारत देश 1947 में आजाद हुआ था और इसके ठीक 100 साल कंप्लीट होने पे हमारा जो भारत होगा वो क्या होगा, विकसित कर गया होगा, यानी कि डेवलप्ड कंट्री में जो है वो काउंट होगा। अब हमारा जो भारत देश है वो डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाएगा 2047 के बाद, और इस गोल को रखा गया है। बात करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सस्ती वस्तुएं के बारे में अगर मैं पहले बताऊं तो टेक्सटाइल की जो वस्तु यानी कि जो कपड़े हैं ये सस्ते हुए हैं। टेक्सटाइल की सभी वस्तुएं आपकी जो है वो आने वाले वर्ष में सस्ती भी दिखाई देंगी। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फोन से, अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपका जो फोन है वो आने वाले दिनों में सस्ते होंगे। इसके अलावा ये जो बैटरी है ये बैटरी सस्ती हुई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पे जो व्हीकल्स चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, ये सभी चीजें सस्ती हुई हैं। इसके अलावा बात करें लेदर, यानी कि जो चमड़े के बनी वस्तुएं हैं, चमड़े का बैग, पर्स, कुछ भी, जूते, ये सभी चीजें सस्ती हुई हैं। इसके अलावा अगर आप LCD या LED लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये भी आपको आने वाले वर्ष में सस्ती होते हुए दिखाई देंगी। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो कि 2025-26 के यूनियन बजट में सस्ती होने को रखा गया है। इसके अलावा बात करें 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन यानी कि ड्रग्स को, यानी कि जो बड़े बड़े बीमारियों के जो उपचार होते हैं जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इन सभी की जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये भी आपको आने वाले वर्ष में सस्ती होते हुए दिखाई देंगी। अब बात करेंगे इनकम टैक्स के स्लैब की। नए स्लैब में 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए,
मध्यम वर्गों के लिए इस हमारा जो बजट है 2025-26 का, इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बात करें मध्यम वर्ग की, तो इनकम टैक्स जो है वो 12 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो इसमें आपको 0 टैक्स देना है, यानी कि आप टैक्स से फ्री हैं। पहले ये 7 लाख था और अब 7 लाख से बढ़ा के इसको 12 लाख रख दिया गया, यानी कि अगर आपकी वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम, पूरे साल की इनकम अगर आपकी 12 लाख है तो इस पे आपको 0% टैक्स देना है। अब बात करेंगे 12 से 16 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 15%। तो मान लो अगर आपकी इनकम 12,10,000 हो गई तो क्या तब भी आपको टैक्स देना है? तो नहीं भाई, 12,10,000 में आपको टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 तक का आपके लिए एग्जेम्पशन रखा गया। अगर आप किसी नौकरी में हैं, किसी कहीं पे वेतन उठा रहे हैं तो 12,75,000 तक की सैलरी जो है वो टैक्स से फ्री है। अब ये लड़का सोच रहा है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, बस अब सोचना ये है कि 12 लाख कमाने कैसे हैं। तो ये तो रही मजाक की बात। 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, 75,000 तक इसको एग्जाम किया गया है। इसके अलावा 12 से 16 लाख पे आपको 15% टैक्स देना है, 16 से 20 लाख पे आपको 20% टैक्स देना है, 20 से 24 लाख पे आपको 25% टैक्स देना है, और 24 लाख से अगर आपकी ऊपर सैलरी है तब आपको 30% टैक्स को देना पड़ेगा। बात करेंगे आगे की, तो अब हम कुछ हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, बजट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कब से बजट पेश होना स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1860 में ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। अगर ये पूछा जाए कि भारत के अंदर पहला बजट किसने पेश किया था, तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे जेम्स विल्सन एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने यहाँ का बजट पेश किया था। अगर ये क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत का 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब बजट किसने पेश किया था पहली बार, तो षणमुखम शेट्टी, इंपॉर्टेंट नेम है इनका भी। पहली बार बजट कब पेश हुआ था? 1860 में। अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो वो षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा 1950 में गणतंत्र हमारा जो भारत है वो रिपब्लिक हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। इसके बाद भारत का बजट किसने पेश किया पहली बार, तो पहली बार गणतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले पर्सन थे जॉन मथाई। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, तीनों नाम आपको जुबान पे याद करके रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे ज्यादा बार किसने बजट प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई, पहले नॉन कांग्रेसी पीएम, प्रधानमंत्री पहले नॉन कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। इन्होंने क्या किया था? लगातार इन्होंने क्या किया है? 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है। अब लगातार इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने हर साल इन्होंने ही बजट पेश किया है, गैप दे दे के बजट पेश हुआ है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने क्या किया है? लगातार, बिना किसी अदर पर्सन के लगातार इन्होंने 8 बार बजट को प्रस्तुत किया है, जबकि इन्होंने अधिकतम। तो अगर ये पूछा जाए कि लगातार सबसे ज्यादा किसने बजट पेश किया है, तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। वो महिला कौन सी है जिसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो आंसर होगा मोरारजी देसाई, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली फीमेल, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इसका और निर्मला सीतारमण ने, कि पहली फीमेल, क्या कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था? जी हाँ, इंदिरा गांधी थी। बजट पेश करने वाली जो पहली महिला थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बात करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया कि सबसे ज्यादा बार बजट को किसने प्रस्तुत किया है, तो आंसर है निर्मला सीतारमण ने। आगे की बात करें, लॉन्गेस्ट बजट यानी कि आज तक का सबसे लंबा बजट कब प्रस्तुत हुआ, तो 2020 का साल था। निर्मला सीतारमण ने ही सबसे लंबा बजट भी पेश किया है। तो ये भी पूछा जाएगा कि सबसे लंबा बजट किसने प्रस्तुत किया, तो निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया था। कितना इनका था? लगभग ये बहुत लंबा था। जबकि जो 2025-26 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो कितना किया गया है, तो वो किया गया है 77 मिनट का, यानी कि बजट 2025-26 का कितना है? 77 मिनट, यानी कि 1 घंटा 17 मिनट। जबकि बात करें 2020 की, तो 2020 में 2 घंटे 42 मिनट, जो कि अब तक का सबसे लंबा बजट है। इसको 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, 2 घंटा 42 मिनट। इस बार का जो बजट है वो 1 घंटा 17 मिनट में प्रस्तुत किया गया है।
बात करेंगे बजट शब्द। ये जो शब्द है बजट, ये हमारे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 112 है, जिसमें किसकी चर्चा की गई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 112 में बजट शब्द नहीं है, इसकी जगह पे क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो बजट है ये क्या है? एक प्रकार का मनी बिल है, ठीक है। और मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में इसको हम प्रस्तुत करते हैं। मध्यम वर्ग खुशियां टैक्स फ्री, यानी कि जो 12 लाख तक का जो आपका बजट है, आपका जो इनकम है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और एग्जाम्शन आपको 75,000 का मिला है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 लाख से अगर 10,000 भी ज्यादा कमाते हैं तो अब आपको टैक्स देना है। 75,000 तक आपका जो है एग्जाम्शन है, यानी कि 12,75,000 तक पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। आगे उन चर्चा में लेके आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2025-26 में कौन कौन सी जरूरी चीजें कही गई हैं। तो विकसित भारत का गोल रखा गया है, यानी कि जो भारत है वो क्या होगा? डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित भारत जो है वो इसका गोल रखा गया है। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जीरो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से मुक्ति लाएंगे। गरीबी से मुक्ति जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये ना गोल नंबर 1 भी हमारा यही कहता है, गरीबी से मुक्ति। इसके अलावा दूसरी चीज क्या कही गई है? क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, यानी कि SDG 4 है यह हमारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में भी हमारा यही क्या कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा हम लोगों को देंगे। तीसरी चीज क्या है? हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, और ये भी हमारा गोल नंबर 3 है। इसके अलावा 100% स्किल्ड लेबर। देखिए, लेबर तो हमारे पास भर भर के हैं, लेकिन स्किल्ड की जरूरत है, यानी कि उसमें कोई भी काम, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, कारपेंटर का काम हो, कोई भी काम हो, स्किल्ड होना चाहिए लेबर। इसको टारगेट में रखा गया है 100% कुशल श्रमिक। इसके अलावा क्या कहा गया है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, 70% फीमेल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी को ये लोग बढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाना, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, भारत को बनाने का इन्होंने टारगेट रखा गया है कि यानी कि यहाँ पे क्या करना है? इनको सबसे ज्यादा उत्पादन करना है यहीं पे। इसके अलावा सबसे ज्यादा इनको एक्सपोर्ट भी करना है। अगली चीज देखेंगे, इन सभी चीजों के लिए हमें क्या करना होगा? ये अभी जितने भी हमने गोल डिस्कस किए हैं, इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ हमें सुधार करने हैं। तो इसके लिए हमें 6 क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहला जो हमारा एरिया है वो है टैक्सेशन, जिसको हम लोग कराधान कहते हैं। टैक्स में हमको रिफॉर्म करना है। दूसरी चीज हमको माइनिंग में रिफॉर्म करना है, यानी कि खनन में हमको सुधार करना है। तीसरी चीज हमें इलेक्ट्रिसिटी में सुधार करना है, विद्युत में सुधार करना है। फोर्थ हमें क्या करना है? अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहर को विकास में लाना है। पांचवी चीज है हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि बाकी सब चीजों को रेगुलेट करती है, जैसे कि RBI हो गया, वो क्या करती है? सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। सेबी हो गया जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो हमें इसमें भी क्या करना है? सुधार करना है। और छठा हमारा है फाइनेंशियल एरिया, जिसको हम लोग वित्तीय क्षेत्र कहते हैं। इन 6 क्षेत्रों में हमको क्या करना होगा? रिफॉर्म करना होगा, सुधार करना होगा, तभी हम इन सभी चीजों के गोल को अचीव कर पाएंगे। अब बात करेंगे, कुछ हमें इंजन चाहिए सुधार करने के लिए। अगर हम इस विकास की जर्नी पे अगर हम चल पड़े हैं तो हमें क्या चाहिए चलने के लिए? रेलगाड़ी को चलने के लिए इंजन चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्रकार के इंजन की बात कही गई है। सबसे पहला है कृषि, यानी कि हमको क्या करना है? कृषि में सुधार करना है, एग्रीकल्चर में सुधार करना है। दूसरा है हमारा MSME। इस MSME में भी हमें क्या करना है? सुधार करना है। MSME क्या है हमारा? जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम एंड स्मॉल, जो हमारा मीडियम स्मॉल माइक्रो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें भी हमें क्या करना है? सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को भी बढ़ाना है। निर्यात क्या होता है? जब हम अपने देश की चीजों को दूसरे देश में सेल करते हैं, बेचते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि निर्यात किया है। तो ये 4 हमारी जर्नी के इंजन है जो कि सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल्स क्या है? यानी कि ईंधन क्या लगेगा?
लगेगी। अब इंजन को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, और ईंधन क्या है, टूल्स, जिसको हम क्या करेंगे, सुधार यानी कि रिफॉर्म करेंगे इन सब चीजों में। और टारगेट क्या है हमारा, गोल क्या है, विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया का हमारा गोल रखा है। तो एक एक करके हम सभी इन चारों इंजन को डिस्कस करेंगे, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से सुधार देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पीएम धन धान्य योजना। ये क्या है, पीएम धन धान्य योजना। इसमें क्या होगा हमारा, पीएम धन धान्य योजना में जोड़ जिलों को यहाँ पे जो है शामिल किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इससे फायदा हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, हम एग्रीकल्चर में क्या सुधार करेंगे, जो दलहन है यानी कि जो पल्सेज हैं, इसमें हम लोग क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। आत्मनिर्भरता हमें मिशन जो है वो चलाया गया है, जिसमें 3 दालों पे बहुत स्पेसिफिक फोकस किया गया है। एक है तुर की दाल, दूसरी है उड़द की दाल, और तीसरी है मसूर की दाल। इन 3 दालों पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। वैसे हमारा देश जो है वो ऑलरेडी दलहन में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम भी उसी ही लेवल पे करते हैं। तो इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। तीसरा क्या है, बिहार में मखाना बोर्ड, ये भी सुधार किया गया एग्रीकल्चर एरिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बिहार का जो मिथिलांचल वाला एरिया है, इसके 80% मखाना का जो प्रोडक्शन है वो यहीं पे हुआ है, यहीं पे होता है। तो बिहार में क्या होगा, मखाने बोर्ड की जो है वो स्थापना होगी। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई यील्ड सीड्स के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी की, जो उच्च क्वालिटी की जो सीड्स होती हैं, इसका मिशन चलाया जाएगा, बीज को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कपास उत्पादकता मिशन, ये हमारा 5वां पॉइंट है, जो कि एग्रीकल्चर में सुधार किया जाएगा, यानी कि जो कॉटन होता है, हमारा कपास होता है, इसके प्रोडक्शन पे जो इन्होंने फोकस किया है, 5 वर्ष का इन्होंने मिशन चलाया है कपास के लिए। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का जो क्रेडिट कार्ड है, इसके जो लोन मिलता है इसके तहत, उसको 3 लाख से एक्सटेंड करके इसको 5 लाख लिमिट कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, किसान क्रेडिट कार्ड। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो लोन ले पाएंगे। इससे क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसान क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट था, बिहार में मखाना बोर्ड इंपॉर्टेंट था, पीएम धन धान्य योजना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असम में क्या ओपन हुआ है, यूरिया संयंत्र ओपन हुआ है। यूरिया संयंत्र कहाँ पे ओपन हुआ है, असम के नामरूप जगह पे आपको यूरिया संयंत्र देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। कमेंट में आप सभी ने बताना है कि ये जो हल्दी बोर्ड है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये कृषि में कुछ सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय डाक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस, देखिए दोस्तों, आप किसी भी गांव में जाएं, किसी पोस्ट में जाएं, वहां बैंक हो या ना हो, पोस्ट ऑफिस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारतीय डाक को भी क्या किया जाएगा, इन्होंने पोस्ट ऑफिस को भी इन्होंने सुधार किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। कृषि में ये जो है वो सुधार किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा इंजन है, यानी कि एमएसएमई। देखिए दोस्तों, बजट 2025-26 में क्या हुआ है, जो ये एमएसएमई यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इसकी डेफिनेशन में भी हमें चेंज देखने को मिला है। अब इसके तहत 3 प्रकार के हमारे पास उद्यम है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप है। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो, जिसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं, दूसरा है स्मॉल, जिसको हम लोग लघु कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास मीडियम। तो 2025-26 के यूनियन बजट में इन सभी तीनों चीजों की जो मीनिंग है वो भी चेंज हो गई है। तो एमएसएमई को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के आधार पे, और दूसरा है हमारा टर्नओवर यानी कि हमारी वहां से कितनी सेल आ रही है टोटल, उसके आधार पे। तो पहले माइक्रो यानी कि सूक्ष्म किसको कहते थे, वो कंपनी जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जहां अगर हमने 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या था अब तक, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जो था वो हमारा एमएसएमई था। अब इसको 1 से करके कितना एक्सटेंड कर दिया है, 2.5, यानी कि अब 2.5 करोड़ तक की कंपनी का जो निवेश है वो सूक्ष्म में ही काउंट किया जाएगा। स्मॉल किसको कहते थे, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, अब इस 10 को बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 25 कर दी गई है, ये भी स्मॉल का ही है।
मीडियम क्या है, पहले 50 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट था वो मध्यम में काउंट होता था, लेकिन अब इस 50 करोड़ को एक्सटेंड करके 125 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम में काउंट होगा। वहीं बात करेंगे टर्नओवर के बेस पे, तो पहले 1 करोड़ था, अब इस 1 करोड़ को रिफाइन करके अब इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। पहले स्मॉल के लिए कितना होना चाहिए था, 50 करोड़, और अब इस 50 करोड़ की जगह सीधा डबल यानी कि 100 करोड़ कर दिया गया है। अब मीडियम यानी कि मध्यम के लिए पहले 250 करोड़, और 250 करोड़ की जगह अब इसको कितना कर दिया गया है, 500 करोड़ इसको कर दिए गए हैं। तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन में भी बदलाव आया है, इसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। बात करेंगे आगे की, सबसे पहले बात करें, एक पोर्टल स्टार्ट हुआ है एमएसएमई के लिए। इसमें क्या है, एमएसएमई के लिए एक पोर्टल, इसका क्या मतलब है, उद्यम पोर्टल। ये पूछा जाए कि उद्यम पोर्टल किस लिए स्टार्ट हुआ है, तो ये एमएसएमई के लिए स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या होना है, सभी लोगों को, जितनी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख तक की कर दी गई है, यानी कि 5 लाख तक का सामान वो क्रेडिट पे वो लोग खरीद सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। दूसरी चीज क्या है, मेक इन इंडिया को यहाँ पे क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। मेक इन इंडिया को, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को यहाँ पे चलाया गया है। इसके अलावा जो फुटवेयर है, यानी कि जो हमारे जूते चप्पल्स हैं, लेदर, इन पे फोकस किया गया है, यानी कि आपको इस फील्ड में आपको जो है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चाइना के जो आपके जो खिलौने हैं, आपके जो टॉयज है, उसको बैन करके भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत खिलौने बनाए जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की, जो कि हमारा तीसरा ईंधन है। तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, सबसे पहला चीज है हमारा एजुकेशन, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या स्टैब्लिश किया है, अटल टिंकरिंग लैब्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अटल टिंकरिंग लैब्स। ये किसके लिए स्थापित किया गया है, तो 50,000 जो लैब्स है वो सेटअप किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 वर्षों में। अटल टिंकरिंग लैब, ये अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब स्थापित की जाएंगी, ऐसा इनका टारगेट है। अब ये फोकस किस पे कर रहा है, कहाँ कहाँ ये चीजें खुलेंगी, तो लगभग 4 इसके गोल हैं और 4 चीजों पे फोकस किया गया है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, तो वो 4 चीजें हैं स्टेम, एस फॉर साइंस यानी कि विज्ञान, टी फॉर क्या होता है, टेक्नोलॉजी, तीसरा है हमारा ई, और ई फॉर इंजीनियरिंग, और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये स्टेम पे फोकस किया गया है। 4 चीजें हैं हमारा, सबसे पहला है साइंस, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंजीनियरिंग, और चौथा है हमारे पास मैथ्स। इंग्लिश नहीं, इंजीनियरिंग है, इसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझने की भूल मत करना। तो ये 4 हमारा फोकस एरिया है जिसपे इन्होंने फोकस किया है। अब बात करेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो भी सभी सरकारी स्कूलों में हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रूरल एरिया में, यहाँ पे भी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी कि जो हमारे इंटरनेट की सुविधा है ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये अब हम उन चीजों की चर्चा करेंगे जहां जहां हम निवेश करने वाले हैं 2025-26 के बजट के हिसाब से। सबसे पहले हमने बात की एजुकेशन की, देन हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी बात करी। अब बात करेंगे हम भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो ये क्या है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसके तहत क्या होगा, जो हमारी 22 भाषाएं हैं जो कि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इसमें हमें डिजिटल पुस्तक यानी कि जो ऑनलाइन जो हमारी जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, इसमें हमें किताबें देखने को मिलेंगी भारतीय भाषाओं में। और भारतीय भाषाएं कितनी हैं, तो 22 है। इन सभी 22 भाषाओं में अब आपको भारतीय पुस्तक स्कीम के तहत आपको जो है वो किताब देखने को मिलेंगी। ये क्यों की गई है, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पाएं। अगली चीज है कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, यानी कि स्किलिंग को अच्छी करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, कौशल विकास के लिए आपका राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यहाँ पे क्या होगा, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आप एआई की मदद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप उसको बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि राइट एन एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो 400 पेज का आपको जो भाषण है वो लिख के दे देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। तो 2025-26 के यूनियन बजट में इस पे भी फोकस किया गया है।
बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। हम सभी ने कोविड में देखा कि हम सभी को मेडिकल एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो 2025-26 के बजट पे इस पे भी फोकस किया गया है। चिकित्सा शिक्षा यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन है, इस पे भी जो है वो ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि जो आपके जिला अस्पताल हैं, वहाँ पे आपको कैंसर सेंटर मिल जाएगा। हम सभी जानते हैं कैंसर एक बहुत ज़्यादा रेयर डिसीज़ है, इसके लिए आपको ईजिली आपको कहीं भी मेडिसिन वगैरह नहीं मिलते हैं। 2025-26 के बजट पे इस पे फोकस किया गया है। अब आपको हर जिले में डे केयर जो कैंसर सेंटर है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन पीपल यानी कि लोगों में निवेश, इकोनॉमी में निवेश और इनोवेशन यानी कि नवाचार। तो कहाँ इसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा? सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्टेट को सरकार बोलेगी कि भैया आओ हमसे पैसे लो और अपने अपने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? 1.5 लाख करोड़ का लोन देगी सभी राज्यों को। ठीक है, सभी राज्यों को लोन देगी जिसको जरूरत है। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए ये जो लोन है वो ब्याज फ्री रहेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। बोलिंग सरकार कह रही है आओ राज्य आओ हमसे पैसे लो और अपने राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारो। तो 50 साल के लिए इनको 1.5 लाख करोड़ का जो लोन है वो मिलने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से अपने देश अपने राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। और ये 50 साल तक ये जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री रहने वाला है। बात करेंगे जल जीवन मिशन की। तो ये जो जल जीवन मिशन है इसको हमने 2019 में स्टार्ट किया था और अब इस जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है? 2028 तक कर दिया गया है। यानी कि हमें क्या चाहिए? हर जगह पानी चाहिए। इस चीज को 2028 तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज रह गई है, इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो बिजली है इसमें भी इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। अगली चीज देखेंगे हम असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30, यानी कि सरकार के जो असेट्स हैं उसको सरकार क्या करेगी? बेच के नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो सरकार का जितना भी आपका जो असेट्स है, जो भी सरकार के पास जो प्रॉपर्टी है, एक तरीके से आप असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी कह सकते हो, उसको सरकार क्या करेगी? विनिवेश करेगी यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। ये विनिवेश क्या होता है? जब सरकार अपनी संपत्ति को बेच देती है तो उसको हम लोग विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सरकार की जो 10 लाख करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है इसको सरकार क्या करने वाली है? विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, बेचने वाली। नेक्स्ट क्या है? अर्बन चैलेंज फंड, यानी कि हमें क्या करना है? शहर को चेंज करने के लिए फंड दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ तक का इसके हिसाब से हमें जो है वो फंड को सरकार जो है वो दे रही है। इसके अलावा मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड यानी कि जो समुद्र है उसको विकास के लिए भी जो सरकार है वो पैसा देगी। 49% पैसा जो है वो सरकार का लगेगा, बाकी जो उसमें काम करेंगे उसका लगेगा। तो ये सारे निवेश हैं जो कि सरकार के द्वारा किए जाएंगे 2025-26 के बजट में। अगली चीज है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, यानी कि परमाणु ऊर्जा मिशन में भी क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है वो प्लेन की सुविधा जो है वो आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार राज्यों के लिए यहाँ पे खास बातें कही गई हैं। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार का जो अपना सीजीएल होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ये बजट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं बिहार राज्य के लिए। सबसे पहले मखाना बोर्ड हमने देख लिया कि बिहार के अंदर लगाया जाएगा। इसके अलावा जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है इस पे काम किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कनाल के यानी कि जो पश्चिमी कोसी नहर है इस पे जो सिंचाई है इसकी जो सुविधा है वो बढ़ाई जाएगी। बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम रिसर्च फेलोशिप, यानी कि रिसर्च करने के लिए आपको क्या हो मिलेगा? 10,000 आपको मंथली फेलोशिप आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। और ये किस चीज़ों में रिसर्च करना है? तो आपको एक है हमारा आईआईटी और दूसरा है हमारे पास आईआईएससी। इन फील्ड में अगर आप रिसर्च करते हैं तो पीएम रिसर्च फेलोशिप के आधार पे आपको मंथली 10,000 फेलोशिप आपको दिया जाएगा रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए।
अब बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान भारतम मिशन, कई बार पूछा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में कि ये ज्ञान भारतम मिशन क्या है। देखिए, 1 करोड़ जो मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो पांडुलिपि होते हैं, इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए क्या लाया गया है, ज्ञान भारतम जो मिशन है, इसको सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसके तहत सरकार क्या करने वाली है, 1 करोड़ से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट को संरक्षण प्रदान करने वाली है, उसको स्टोर करके रखने वाली है। अगली चीज हम देखेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यानी कि अलोकेटिंग 20,000 करोड़ टू इम्प्लेंट प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव, यानी कि सरकार क्या करेगी, निजी क्षेत्र द्वारा जितने भी अनुसंधान है, विकास और नवचार पहल को लागू करने के लिए कितना उनको पैसा दे रही है, 20 करोड़ रुपए जो है वो उनको 20,000 करोड़ रुपए उनको आवंटन किया गया है। अगली चीज है नेशनल जियोस्पैटिकल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। इसमें क्या जाएगा कि अलग अलग जगह पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन सी मिनरल्स वहां पे पाई जाती है, उस स्टेट की क्या खास बात है। तो जो जो मिनरल्स वहां पे पाई जाती हैं जो अभी तक डिफाइंड नहीं है, या फिर कौन कौन सी वहां पे खास चीजें हैं जिसको विकास में नहीं लाया गया है, इन सभी चीजों पे सरकार क्या करेगी, निवेश करेगी नेशनल जियोस्पैटिकल मिशन यानी कि राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन के द्वारा। बात करेंगे एक्सपोर्ट किस किस चीजों का करेंगे, तो सबसे पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन चलाया गया है, किस चीज के लिए, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। अब उत्पादन करेंगे तो उसको हम बेचेंगे भी, एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए क्या चलाया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसके अलावा भारत ट्रेड नेट को भी चलाया गया है, और ये किस लिए है, पोर्टल स्टार्ट किया गया है, किस चीज के लिए, ट्रेड करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लिए, देखिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारा उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, उसमें आपको बहुत सारे कागज वगैरह सबमिट करने होते हैं। तो भारत ट्रेड नेट के माध्यम से आप सभी कागज यहीं पे सबमिट कर सकते हैं और इजिली जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। बात करेंगे रिफॉर्म की, किन किन चीजों में यहाँ पे सुधार किया गया है, तो जो एफडीआई की लिमिट है, किस चीज के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि जो बीमा क्षेत्र है, इसमें एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट। अब क्या होंगे कि सभी राज्यों के क्या होंगे कि निवेश कहाँ निवेश करना अच्छा है, इसके लिए इंडेक्स निकाले जाएंगे, और जहां निवेश करना अच्छा है, जो पिछड़े राज्य हैं वहां पे भी इनको मौका दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये आज के बजट की, जो कि हमारा 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म की, यानी कि टैक्स में कौन कौन से सुधार किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, इसमें बदलाव किए गए हैं, और प्रपोज्ड किया गया है एक नया इनकम टैक्स बिल को। अब तक जो हम इनकम टैक्स बिल को फॉलो कर रहे हैं वो 1961 का था। अब एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो कि सरकार के द्वारा लाया जाएगा, इसकी बात कही गई है, और डायरेक्ट टैक्स को भी यहाँ पे चेंज किया गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि 7 टैरिफ को भी यहाँ पे क्या किया गया है, हटाया गया है। 7 टैरिफ टैक्स जो है उसको क्या किया गया है, हटाया गया है। और यहाँ पे ये क्यों किया गया है, ताकि जीएसटी को बढ़ावा मिल सके। बात करेंगे 2023-24 के फिजिकल डेफिशिएट की, तो ये फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, सरकार की कितने खर्चे हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं सरकार की कितनी रेवेन्यू है, जो भी निकलता है हमारा फिजिकल डेफिशिएट, यानी कि जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसकी बात करेंगे तो 2023-24 में ये 5.6% था, 24-25 में ये 4.8% था, और 2025-26 का जो गोल रखा गया हमारे बजट में वो 4.4 को रखा गया है। बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं कि 7 टैरिफ टैक्स को हटाया गया है और जीएसटी बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को किया गया है। बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है टीडीएस। ये टीडीएस क्या है भाई, तो टैक्स डिडक्शन लिमिट को सीनियर्स के लिए डबल कर दिया गया, यानी कि पहले जो टैक्स डिडक्शन था वो कितना था, वो 50,000 था, और अब इसको कितना कर दिया गया है, 1 लाख, यानी कि सीधा इसको डबल कर दिया गया है।
बात करेंगे पैसा कहाँ से आता है, तो भैया पैसा कहाँ कहाँ से आता है सरकार के पास। सबसे ज्यादा जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो उधार से आ रहा है, जिसको हम लोग बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज कहते हैं। 24% सरकार के पास पैसा जो है वो इसी उधार से आ रहा है। इसके अलावा 22% पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, आयकर विभाग इनकम टैक्स जो हम सरकार को पे करते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा उधार से, दूसरा हमारा आयकर विभाग से, तीसरा जो है वो हमारे जीएसटी जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, तो ये पैसा देने में तीसरा नंबर पे आता है। इसके अलावा जो निगम कर हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां जहां से सरकार को पैसा आता है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास, उधार से यानी कि लाइबिलिटीज से, इसके अलावा इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग से, तीसरा पैसा आ रहा है सरकार के पास जीएसटी से, और चौथा आ रहा है निगम कर जिसको हम लोग कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। 17% सरकार के पास पैसा यहीं से आ रहा है। सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है, तो सबसे ज्यादा सरकार कहाँ पे खर्च कर रही है, जो सरकार राज्यों को पैसा देती है यानी कि जो स्टेट को पैसा देती है, 22% सरकार का जो पैसा है वो यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा जो सरकार ब्याज देती है उसका भी यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये 20%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि सरकार का पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से एक दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अंत में बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम जो कि 2025 के बजट को ध्यान रख के बनाया गया है। तो कहाँ कहाँ सरकार खर्च करने का सोच रही है इस हमारे 2025-26 के बजट में, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सरकार डिफेंस यानी कि रक्षा पे खर्च करेगी। कितना पैसा खर्च करेगी, 4,91,732 करोड़ में है ये, ठीक है। इतना पैसा सरकार बजट पे हमारा जो डिफेंस है उस पे खर्च करेगी। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पे सरकार पैसा खर्च करेगी दूसरे नंबर पे 2,61,817 करोड़। इसके अलावा होम जो अफेयर्स हैं यानी कि जो गृह मंत्रालय है, पुलिस वगैरह, इस पे खर्चा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। चौथा हमारा एग्रीकल्चर है और पांचवा एजुकेशन, सिक्स हेल्थ। कम से कम आपको 5-6 चीजें याद रखनी है जहां पे सरकार 2025-26 के बजट में आपका पैसा जो है वो खर्च करने वाली। तो ये बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आने वाले एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार से आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।